अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। Gravitation, the gravitational force of attraction, F, with which the two masses m1 and m2, separated by a distance d, attract each other, is given by. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन का एक पॉपुलर लॉ है, ठीक है। और उसने इसमें बताया है कि अगर कायनात के अंदर जितने भी दो बॉडीज हैं, कोई से भी दो बॉडीज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स लगती है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाता है, वो दोनों बॉडी के मैसेज को मल्टीप्लाई करें तो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी जितना मैस ज्यादा होगा Yes, sir. बॉडीज का, उतनी ही वो फोर्स ज्यादा होगी। और अगर उनका मैस कम होगा तो उनके ऊपर कम फोर्स लगेगी। इसी तरह से उसने सेकंड बात जो की है वो ये है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मैसेज के दरमियान डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस उनके दरमियान कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। तो इसको हम Yes, sir. मैथमेटिकली जो है वो इस एक्सप्रेशन के साथ लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है। F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और इसी तरह से F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over d square. d is the distance between the two bodies and m1 is the mass of one body and m2 is the mass of the other body. सो Yes, sir. जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कैपिटल G, एक कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू, और फिर कांस्टेंट G आ जाएगा। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं और इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और SI Yes, sir. यूनिट में इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.673 टाइम्स 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। Yes, sir. आगे नेक्स्ट इसकी रीडिंग करें। ड्यू टू स्मॉल Due वैल्यूज to ऑफ जी, small value यस, of g, the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel it. जो ये वैल्यू है जी की, ये बहुत कम है। इसी वजह से हम जब ज़मीन पर चलते फिरते हैं तो हमें वो फोर्स फील नहीं होती, निग्लिजिबली स्मॉल है। Yes, sir. Since the mass of Earth is very large, it attracts nearly objects with a significant force. ज़मीन का जो मैस है और दूसरा बॉडी हो गया इंसान, ठीक है। इंसान और ज़मीन के मैस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ज़मीन जो फोर्स बॉडी के ऊपर लगाती है वो उस बॉडी, इंसान के बॉडी के मुताबिक लगाती है। Yes. The weight of an object on the Earth is the result of gravitational force of attraction between the Earth and the object. हाँ, जब किसी चीज़ के वेट की बात करते हैं तो वेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जिस फोर्स से ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट होता है। अगर किसी बॉडी की का वेट ज़्यादा है, इसका मतलब उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, और अगर उसका वेट कम है तो उसका मतलब है ज़मीन उसके ऊपर कम फोर्स लगा रही है।
law of gravitation and Newton's third law of motion. Okay. It is to be noted that mass m1 attracts m2 towards it with a force F, while mass m2 attracts m1 towards with a force of the same magnitude F but in opposite direction. यस, दोनों बॉडीज के दरमियान चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है। अर्थ जो है वो छोटे बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है और छोटे बॉडीज जो हैं वो अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। Yes. इनका मैग्नीट्यूड, दोनों की जो If the ताकत force- है वो सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। Okay, sir. If the force acting on m1 is considered as action, then the force acting on m2 will be the reaction. Yes, the first force is called action and the second force is called reaction. Yes. The action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। न्यूटन का एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ सेम बात हो रही है कि ये जो आपको फिगर नजर आ रही है कि ऊपर एक मैस m है और नीचे मैस ऑफ अर्थ है जो ME है, कैपिटल ME, मैस ऑफ अर्थ। तो मैस ऑफ अर्थ जो है वो मैस के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इसी तरह से मैस जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और यही कहा था न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में। Example 5.1. Two lead spheres, each of mass 1000 kg, are kept with their centers 1 meter apart. Find the gravitational force with which they attract each other. Okay. Solution: m1 is equal to 1000 kg, m2 is equal to 1000 kg, d is equal to 1 meter. Since Okay. F is equal to g m1 m2 over d square. ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद जब कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा F is equal to 6.673 times 10 to the power minus 5. According to the Newton's law of gravitation, the gravitational force between a small body of mass m and the earth is given by F is equal to g ME over R square. Yes sir. यहाँ पे उसने D की जगह पहले D इस्तेमाल किया था, अब R इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अब जो अर्थ के ऊपर बॉडी है वो बहुत छोटा है, ठीक है। Yes sir. और उसका जो ज़ाहिर रेडियस जो है वो भी बहुत छोटा होगा, वो और आधा हो जाएगा उससे, और अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है। तो जो डिस्टेंस होगा दोनों के दरमियान वो इतना ही होगा जितना अर्थ का रेडियस है, तकरीबन उससे जरा सा ज्यादा होगा। ऐसे ही है ना।
कि अर्थ जो है उसका रेडियस बहुत बड़ा है और जो बॉडी है उसका रेडियस बहुत छोटा है। तो जो बहुत छोटा डिस्टेंस है उसको हम इग्नोर कर देंगे छोड़ देंगे। की वैल्यू है। इसी तरह से अगर अर्थ का रेडियस सपोज कर लें कि वो 1000 मीटर है और जो उसके ऊपर बॉडी पड़ा हुआ है उसका रेडियस 1 मीटर है, तो उस 1 मीटर की कोई वैल्यू नहीं है। ये टोटल जो डिस्टेंस बनेगा ये 1001 मीटर बनेगा। 1000 मीटर या 1001 मीटर वो तकरीबन बराबर फासला है, कोई उसमें लंबी चौड़ी डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको r लिखा गया। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। जो भी बॉडी का वेट होता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। Gravitational force is a non-contact force. For example, the velocity of a body thrown up goes on decreases while on return its velocity goes on increasing. जैसे उसने मिसाल दी है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग। हम किसी बॉडी को जब ऊपर भेजते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती चली जाती है और फिर एक स्टेज ऐसी Yes. आती है जहाँ पे वो बॉडी जाके रुक जाता है, ठीक है, और ऊपर नहीं जा सकता, वहाँ रुक जाता है। चंद लम्हे वहाँ रुकने के बाद वो फिर वापस आना शुरू करता है और जब वापस आना शुरू करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ती जाती है। Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब जब आप दूर हो जाएंगे अर्थ के सेंटर से तो अर्थ की जो फोर्स है वो आप पे कम होती जाएगी और जब कम होती जाएगी तो आप रुक जाएंगे जाके एक जगह पे, ठीक है। और फिर अर्थ चूंकि आपको अभी उसके रेंज के अंदर है, उसके फील्ड के अंदर है, अर्थ के इर्द गिर्द जो बॉडी है जहाँ तक अर्थ की फोर्स काम करती है वो एरिया जो है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो एरिया sir. जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। Yes, sir. जिस एरिया में भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। Yes. इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो फौरन अर्थ की तरफ वापस आ जाती है और अगर हम इतने ज़्यादा ज़ोर से उसको फेंकें कि वो अर्थ के फील्ड से बाहर आ जाए तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगी, वो फिर ऊपर ही चली जाएगी। This field is directed towards the center of the earth as shown in figure 5.3. The gravitational field becomes weaker and weaker as we go further and further away from the earth. जितना भी हम दूर जाते जाएंगे अर्थ से तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कमजोर होता जाएगा, उसकी ताकत कम होती जाएगी। Yes. In the gravitational field of the earth, the gravitational force per unit mass is called gravitational field strength of the earth. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब आपने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और उसका एक फील्ड होता है, एक एरिया है जिसके अंदर वो काम करती है और उस एरिया से कोई बॉडी बाहर चला जाए तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काम नहीं करती। अब जब ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करते हैं तो फील्ड हर जगह पे एक जैसा नहीं है, ठीक है। फील्ड तो बेसिकली एक इलाका है ना, जैसे मोबाइल है, इसके सिग्नल्स एक इलाके तक, एक खास जगह तक जाते हैं और उस सर्कल से बाहर जब आप निकलते हैं तो आपके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे, उस फील्ड से आप बाहर निकल गए कहीं। अब फील्ड के अंदर जहां सिग्नल आते हैं वहां पे भी हर जगह पे पूरे सिग्नल नहीं आते, कहीं पे कम आते हैं, कहीं पे ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर एक मीटर के फासले पे है बॉडी तो उसके ऊपर
फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर के फासले पे है ज़मीन की सरफेस से, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कम होगी। तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी Yes. अर्थ से जितना बॉडी अर्थ के सेंटर से दूर होता चले जाएगा, उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी, और जितना सरफेस के करीब होगा उसकी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी या मैक्सिमम होगी। At any place, its value is equal to the value of G. At that point, near the surface of the Earth, the gravitational field strength is 10 Newton kg minus 1. ये तो उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी कि 10 है, कि 9.8 होती है, या उसे राउंड कर दें तो वो 10 न्यूटन पर केजी हो जाती है। Yes. दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।